हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर वर्ष एग्ज़ाम में सवाल आता है और आपके इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कम से कम आपके 3 या 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेनरी का नियम, ये आपके सिलेबस में एनसीईआरटी का बिलियन चैप्टर से एक टॉपिक है और इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और बिल्कुल ट्रिकी माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेनरी का नियम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझना है, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हेनरी का नियम ये कहता है कि नियत ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता उसके आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक बीकर है और इसमें आपने जल को भर लिया है। आपके पास में ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। एक बीकर में आपने जल ले लिया। इस जल में, ये आपका जल है, इस जल में मान लीजिए आपने O2 को मिलाया है, आपने O2 को मिक्स किया है। अच्छा, जिस O2 को यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो O2 जा कर के जल में मिक्स होगी और मिक्स होने के बाद में वो उस जल में कितना विलय होगी और वो विलय होगी या नहीं होगी और उसकी जो विलयता है वो किस बात पर निर्भर करेगी। इन सब बातों की जानकारी हमें हेनरी के नियम से मिलती है। कहाँ से मिलती है? हेनरी के नियम से मिलती है। तो चलिए इसको समझिए, फिर एक बार समझिए परिभाषा को। नियत ताप पर यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को क्या कर दें, टेम्परेचर हमारा क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, नियत है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो किसी भी द्रव में, मैंने यहाँ जल का एग्जाम्पल आपको दिखाया है, कोई भी गैस हो और किसी भी द्रव में अगर उसको हम विलय कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो विलयता होगी, क्या होगी? विलयता, सोल्युबिलिटी, उस गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होगी। अनुक्रमानुपाती का मतलब आप जानते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है, ये उसका चिन्ह है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो गैस की विलयता होगी वो आंशिक दाब बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी। अनुक्रमानुपाती का मतलब ही होता है कि अगर अनुक्रमानुपात में कोई चीज़ है तो रिस्पेक्टिवली दोनों बढ़ेंगे। अगर वो बढ़ रहा है तो वो बढ़ेगा, वो बढ़ रहा है तो वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द जो आया है, आंशिक दाब। आंशिक दाब क्या होता है? इस परिभाषा को तो याद करना बिल्कुल ट्रिकी माध्यम से इसको याद कर सकते हो, लेकिन आप इसको ये भी समझिए कि आंशिक दाब क्या होता है। तो चलिए आंशिक दाब समझते हैं। चलिए, अच्छा, जब भी हम किसी गैस को किसी द्रव में विलय करते हैं, तो जो ये गैस यहाँ जाएगी, O2 आपने इसमें विलय किया, मान लीजिए आपने इसमें N2 विलय किया, कोई भी गैस आप इसमें विलय कर सकते हैं। N2 यहाँ आ गई, तो जो भी गैस आप किसी विलय में डालेंगे, ये सभी गैसें इसमें, किसमें भैया? इसमें का मतलब इस द्रव में अपना अपना प्रेशर जनरेट करेंगी। तो किसी गैस का किसी द्रव में जो दाब होगा वही उसका आंशिक दाब कहलाएगा। बिल्कुल आसान सी बात है, इसको और डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी गैस का किसी विलयन में या विलय जिसमें हम विलय कर रहे हैं, वो जो दाब है उसका आंशिक दाब कहलाता है। अच्छा, आंशिक दाब को और अगर आप समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं आंशिक दाब को। जैसे मान लीजिए किसी गैस को हम किसी विलय में मिला दिए हैं, इसी O2 की बात कर लें, तो O2 की जो ये जो गैस है, गैस की किसी विलय में, अब किसी गैस को हम किसी विलय में ही तो मिलाएंगे, मिलाने के बाद में वो जो गैस है उस जल में जा कर के मिलेगी। तो आप जानते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जल या किसी द्रव में मिलाने पर
थर्मोडायनेमिक मोशन करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल जा करके उस द्रव में मोशन करेंगे। तो ये जो आंशिक दाब ये कैसे उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है गैस की किसी विलय में थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी, थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी के कारण ये गैस का आंशिक दाब उत्पन्न होता है जो कि द्रव में होता है। ठीक है, तो किसी भी गैस का किसी भी द्रव में जो विलयता होगी आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होगी। बस सिंपली आपको ये याद रखना है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, इसी परिभाषा को और दूसरी तरीके से समझाया गया है। दूसरी तरीका इसका समझिएगा, कह रहा है कि वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब, वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब P उस गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अच्छा ये मोल प्रभाज क्या है इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए किसी विलयन में दो घटक हैं, एक होगा विलय और एक होगा विलायक, एक होगा विलायक, विलय और विलायक। तो जो मोल प्रभाज है ये अगर हम इस विलयन का मोल प्रभाज निकालना चाहें, इस विलयन का मोल प्रभाज निकलेगा विलय और विलायक दोनों का मिक्स होकर के, यानी विलय का निकालें और विलायक का निकालें, दोनों को ऐड कर लें तो विलयन का मोल प्रभाज हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इस विलयन का जो मोल प्रभाज होगा वो विलय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज के बराबर होगा। मान लीजिए विलय आपकी गैस है और विलायक कोई द्रव है, कोई द्रव है, तो गैस और द्रव। अच्छा, अब हम गैस के मोल निकाल लें, क्या निकाल लें? मोल निकाल लें, और जो विलायक है उसका भी हम मोल ज्ञात कर लें। मोल आप समझते होंगे। ठीक है, मोल ज्ञात करने के बाद में हम अगर गैस का निकालना चाहते हैं, इसको हम गैस का निकाल रहे हैं, इसको हम N1 नाम दे रहे हैं और इसको N2 मान लें, तो अगर हमें N1 यानी गैस का मोल प्रभाज निकालना है तो जिसका भी हमें मोल प्रभाज निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और विलयन में जितने भी घटक हैं उनका ऐड कर देते हैं, उनका एडिशन। अगर ये गैस का है इसको हम x से दिखाते हैं, हालांकि ये x नहीं होता है, ये साई कहलाता है। तो ये हमारा हो जाएगा मोल प्रभाज। ये विलय का है, किसका है? विलय या किसी गैस का हो सकता है, इसी गैस का हो सकता है। ठीक है, x से दिखाते हैं जनरली। तो किसी भी, फिर सुन लीजिए, वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब वही जो P है, P उस गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि मोल प्रभाज बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब क्या बढ़ा है? मोल प्रभाज बढ़ा है। ठीक है, अच्छा मोल प्रभाज बढ़ा इसका मतलब विलय की मात्रा बढ़ी है। ठीक है, क्लियर हुआ? विलय की मात्रा बढ़ेगी तो प्रेशर जनरेट होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। अब देखिए यहाँ पे x मोल प्रभाज है और P आंशिक दाब है किसी गैस का, तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू x है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका P बढ़ेगा, अगर आपका x बढ़ेगा यानी कि मोल प्रभाज बढ़ेगा तो P ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब हम इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट KH आता है। क्या आता है? KH। और इसी KH को बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या बोलते हैं? हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। अच्छा, इस हेनरी स्थिरांक का बहुत बड़ा रोल होता है गैसों की विलयता के लिए, तो इसको अभी हम समझाते हैं कैसे इसका रोल है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर देखते हैं। P, अब यहाँ से जब ये चिन्ह हटेगा तो KH एक कांस्टेंट मिलेगा, तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स हो जाएगा। KH इंटू एक्स, जहाँ KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, हेनरी स्थिरांक है। आगे देखिए, नोट पॉइंट में इसके दो नोट पॉइंट, इसके जो दो नोट पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके सवाल नीट और जेई में भी आते हैं और बहुत ही धुआंधार सवाल होते हैं भैया। चलिए देखिए, कह रहा है कि समान ताप पर प्रत्येक गैस का KH मान अलग अलग हो सकता है। अगर टेम्परेचर अगर सेम है तो प्रत्येक गैस का जो KH मान है वो अलग अलग होता है। कैसे होता है इस पर चर्चा भी करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए दाब पर KH का जो मान है बढ़ने के साथ साथ विलयता घटती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आता है ये, और इस पर
जो है ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा और आप उसमें KH मान को निकालेंगे, तो इस वजह से ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। दिए गए दाब पर KH का मान बढ़ने के साथ साथ विलयता घटती है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, विलयता इज प्रोपोर्शनल टू 1/KH, इज प्रोपोर्शनल टू 1/KH। इसका मतलब ये हुआ कि KH अगर बढ़ेगा तो विलयता घटेगी, अगर KH बढ़ेगा तो विलयता घटेगी। KH का मतलब हेनरी स्थिरांक, और हेनरी स्थिरांक जब भी आपका इंक्रीज होगा तो विलयता ऑटोमेटिक घट जाएगी, अगर विलयता बढ़ेगी तो KH घट जाएगा। ठीक है, इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, अभी इन पर हम सवाल करते हैं कि किस तरह से सवाल आते हैं इन पर। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा पूछने वाला जो टॉपिक है हेनरी का, इसमें इसका जो परिभाषा है, इसका जो नियम है पूछता है, और सबसे उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। तो ये आप दिमाग में रखिए, इसको आगे देखते हैं कि हेनरी का जो नियम है इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, दैनिक जीवन में इसके एप्लीकेशंस हैं, दैनिक जीवन में, और किस तरह से हैं उसको देखिए। अच्छा, कभी आपने किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हिला करके ऐसे ही, और ढक्कन जब खोलते हैं तो बहुत तेज़ी से जो उसमें कोल्ड ड्रिंक है बाहर की ओर निकलता है और बिल्कुल झाग के तरीके से निकलता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसमें जो भी आपका पेय पदार्थ होता है उसमें CO2 को मिक्स किया जाता है, CO2 को मिक्स किया जाता है, और CO2 ऐसे तो मिक्स होगी नहीं। CO2 मिक्स करने के लिए हमें उसमें हाई प्रेशर देना होता है, हाई प्रेशर। तो जो CO2 है वो उच्च दाब पर भरी जाती है किसी बोतल के अंदर। CO2 ही नहीं, उसमें जो भी चीज़ें मिक्स करते हैं, नाइट्रोजन मिक्स करना है या जो भी चीज़ें आपको मिक्स करना है, किसी भी गैस को अगर हम किसी बोतल में मिक्स करते हैं तो हाई प्रेशर पे मिक्स करते हैं। उच्च दाब पे गैसें बहुत जल्दी विलय होती हैं। अच्छा, उच्च दाब पे गैसें बहुत जल्दी विलय होती हैं। देखिए, जो भी आपकी विलयता है, यहाँ से देख लीजिएगा, आपको प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि मोल प्रवाह बढ़ा है तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ा है तो KH का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलिए, तो पहला पॉइंट देखिए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ठंडे पेय पदार्थों एवं सोडा जल में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। एक बार फिर सुनते हैं, ठंडे पेय पदार्थों एवं सोडा जल में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, हाई प्रेशर बंद करते हैं। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का रोल भी होता है हेनरी के नियम में। ये टेम्परेचर का रोल अभी आगे आपको बताने वाले हैं। चलिए, समुद्री तैराकों द्वारा, अच्छा ये चीज़ समझ लीजिए पहले, जो भी समुद्री तैराक होते हैं या जो नीचे समुद्रों में किसी चीज़ को ढूंढने जाते हैं या फिर उनकी अपने अपने कार्य होते हैं भैया, चलिए, तो वो अपनी पीठ पे एक सिलेंडर लगा लेते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर क्यों लगाते हैं? क्योंकि नीचे ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन को कहाँ रखते हैं? पीछे सिलेंडर में। आपको पता रहा होगा इससे पहले कि सिलेंडर में सिर्फ क्या होती है? ऑक्सीजन। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए ऐसा क्यों नहीं है, ये हेनरी का नियम किस प्रकार से अप्लाई होता है, किस प्रकार से लागू होता है, इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो आपके रक्त में जो भी आप ऑक्सीजन गैस को ले रहे हैं श्वसन में, वो उसकी जो मात्रा है जल में बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण आपके जो ब्लड है, ब्लड में उसकी जो मात्रा है ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेशर बढ़ने पर किसी भी गैस की जो विलयता है वो बढ़ेगी, और नीचे जब जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। आप जानते हैं प्रेशर कैसे बढ़ता है? आप जानते हैं कि P=H ρg। ये किसी भी गहराई के लिए, जब भी आप किसी भी समुद्री तल से नीचे जाते हैं या गहराई में जाते हैं तो इसके अनुसार प्रेशर बढ़ता है। H क्या है? नीचे की ओर जो हाइट है। रो क्या है? डेंसिटी है जिस माध्यम में आप जा रहे हैं। जी क्या है? स्मॉल जी। ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो जो भी गैस होगी उसकी विलयता बढ़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है समुद्री तैराकों द्वारा गहरे पानी में सांस लेने पर
हवा की सांद्रता रक्त में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दाब बढ़ने पर विलेयता बढ़ जाती है। अचानक पानी से बाहर निकलने पर, अच्छा, अचानक जैसे ही पानी से बाहर निकलेंगे हवा के बुलबुले रक्त में बन जाते हैं। अचानक जब बाहर निकलते हैं पानी से तो हवा के जो बुलबुले रक्त में ज़्यादा मात्रा में थे, हवा ज़्यादा मात्रा में थी, तो वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलेगी। अब क्या होगा देखिए, जिसे मोड़ कहते हैं, बेंट्स कहते हैं, और इससे बचने के लिए वायु सिलेंडरों में क्या भरते हैं भैया, 11.7% हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन होती है और 32.1% O2 होती है। इससे पहले आपको लगता रहा होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ O2 होती है ना, सिर्फ और सिर्फ O2 नहीं होती है। देखिए O2 सिर्फ 32.1% है, यहाँ देखिए 56.2% नाइट्रोजन है, यहाँ देखिए 11.7% हीलियम है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अधिक ऊंचाई पर जाने पर, अच्छा, जब भी अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? चलिए बताइए। प्रेशर जब भी ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर घटेगा। क्या होगा? प्रेशर घटेगा। और प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, आप जानते हैं कि विलेयता घट जाएगी, विलेयता घट जाएगी। तो घटेगी तो क्या होता है, देखिए अधिक ऊंचाई पर दाब कम हो जाने के कारण रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे कमजोरी महसूस होती है और अस्पष्ट विचार करने की असमर्थता होती है। ऐसे लक्षण को एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, कई बार एग्जाम में आते हैं कि एनेक्सिया जो कि ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में अधिकतर हो जाती है, या ऊंचाई पर जो पर्वतारोही होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है एनोक्सिया। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्लड में O2 की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, कमजोरी आएगी, चक्कर आएंगे, तो बहुत सारी आपको समस्याएं झेलने को मिलेंगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट से 3 पॉइंट हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए यहाँ देखिए आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को ध्यान से देखिए। ये सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों को उनकी विलेयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपको 4 गैसें दिख रही हैं, हीलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, O2 है। ये 4 गैसें हैं। 4 गैसों का KH मान दे रखा है। क्या दे रखा है? KH मान, यानी कि हेनरी स्थिरांक का मान दे रखा है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को हल करने के बाद में इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो उसको आप तुरंत 1 सेकंड में हल कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, इससे पहले बता दें कि इस टाइप का सवाल नीट में, JEE में कई बार पूछा गया है। तो इस सवाल को हल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा सवाल। आप जानते हैं कि किसी भी गैस की जो विलेयता है, किसी भी गैस की जो विलेयता है, गैस की विलेयता प्रोपोर्शनल होती है 1/KH के। और KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक है भैया, ठीक है, हेनरी स्थिरांक है, इसको इसे लिख लेते हैं, हेनरी स्थिरांक। तो विलेयता तब बढ़ेगी जब KH मान घटेगा, KH मान घटेगा, यानी कि विलेयता और KH में विद्युत क्रमानुपात का संबंध है। तो KH मान बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किसका KH मान सबसे ज़्यादा है। तो किसका KH मान सबसे ज़्यादा है भैया? सबसे ज़्यादा KH मान इसका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे कम KH मान किसका है। तो सबसे कम KH मान आपका O2 का है। किसका भैया? O2 का है। O2 यहाँ पे है, तो ये सबसे पहले घुलेगा, ये सबसे पहले। और सबसे ज़्यादा विलेयता किसकी होगी? O2 की होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। उसके बाद आपको देखना है कि उसके बाद किस गैस का KH मान, किस गैस का KH मान, किस गैस का KH मान इससे अधिक है, इससे अधिक है। तो आप ढूंढिए, देखिए 88.84, 69.16 है, और ये सबसे हाई है, इससे कम ये है, और इससे कम ये है, और इससे कम ये है। तो ये हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं KH मान इससे ज़्यादा कौन सा है। तो ये हमारा 3rd नंबर पे आ जाएगा, और ये हमारा 4th नंबर पे आ जाएगा। तो आपने देखा कि KH मान बढ़ने के साथ साथ विलेयता घटती है, और जिसका KH मान ज़्यादा है वो कम विलेय होगा। तो अगर उनकी विलेयता का बढ़ता क्रम देखना है
क्या देखना है, बढ़ता क्रम। तो हमें सबसे कम विलेयता वाले को सबसे पहले रखना होगा। तो देखिएगा हीलियम सबसे कम, उसके बाद में नाइट्रोजन उससे कम या उससे ज़्यादा होगा, सॉरी, सबसे कम हीलियम, उससे अधिक नाइट्रोजन और उससे भी ज़्यादा आपका हाइड्रोजन गैस, और सबसे ज़्यादा O2 विलय होगी। कौन होगी भैया, O2 सबसे ज़्यादा विलय होगी। तो इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ हेनरी स्थिरांक को देख करके ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। अच्छा, जब भी सवाल आएगा आपको इस तरह का मिलेगा तो हेनरी स्थिरांक आपको दे देगा, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बस आपको ये पता हो कि विलेयता इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/kh होता है, kh का मान बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी, बस इतना याद रखना है और सवाल आपका तुरंत हो जाएगा, तुरंत 1 सेकंड में हो जाएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे उस चीज़ को हम लिख दे रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ फिर हम भूल जाएंगे। चलिए देख लीजिए, kh का मान बढ़ने के साथ साथ विलेयता घटती है। kh का मान बढ़ेगा तो विलेयता घटती, बस आपको इतना ध्यान रखना है और सवाल आपका तुरंत 1 सेकंड में हो जाएगा। इससे सवाल बहुत सारे आते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा होगा, मुझे उम्मीद है। आपको एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखना है, वो पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो पॉइंट क्या है, चलिए देखिए, एक उस पॉइंट को देखिएगा, किसी भी या चलिए उस पॉइंट को देखते हैं। कोई भी गैस यदि किसी विलय में घुलती है, ठीक है, कोई भी गैस अपने आंशिक दाब के अनुसार ही घुलती है, फैलती है, या घुलेगी या फैलेगी, या जो भी उसकी अंतःक्रिया होगी, है ना, या अन्य अंतःक्रिया, ठीक है, कोई भी गैस अपने आंशिक दाब के अनुसार ही घुलती है, फैलती है, या अन्य अंतःक्रिया करती है। अच्छा, इस पॉइंट को हम क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए और कह दे कि O2 की विलेयता निर्भर करती है, और ऑप्शन में दे दे कि O2 की सांद्रता पे, O2 के आंशिक दाब पे, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे दोनों। आपको लगेगा कि O2 की सांद्रता भी इसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंशिक दाब। तो अब इसी में आगे जोड़ दे रहे हैं, अंतःक्रिया करती है, ठीक है, कोई भी गैस अपने आंशिक दाब के अनुसार ही घुलती है या फैलती है या अन्य अंतःक्रिया करती है, उसकी सांद्रता के अनुसार नहीं, उसकी सांद्रता के अनुसार नहीं। ये पॉइंट बहुत ही क्लीन पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और भी हल हो जाते हैं। सवाल कभी कभी न्यूमेरिकल में सांद्रता को दे देता है, तो बच्चे उसको लेकर के सवाल को लगाना शुरू कर देते हैं, उसकी विलेयता को ध्यान नहीं देते हैं, आंशिक दाब को ध्यान नहीं देते हैं, सांद्रता को लेकर के सवाल को लगाना शुरू करते हैं, सवाल लगता ही नहीं है, आंसर गलत आता है, और आंसर ऐसा रहेगा आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, तो आज ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बताइए कि ये टॉपिक कैसा लगा, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपका ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।